हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है बजट और पार्लियामेंट में किस तरीके से बजट को प्रेजेंट किया जाता है, उसका प्रोसेस पूरा क्या है वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा संविधान है उसमें बजट वर्ड कहीं नहीं ऐड किया गया है, ठीक है। उसमें जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, तो इसी का नाम बजट है। हम नॉर्मली बजट कहते हैं, लेकिन कहीं किताब में मतलब संविधान में बजट नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आर्टिकल 112 से डील करता है ये पूरा प्रोविज़न। और ये बजट ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों, यहाँ पे ये मतलब है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, ठीक है। हम पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट की बात करेंगे हम, ना कि स्टेट लेवल गवर्नमेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट किया जाता है, जिसको कि हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 के तहत है, तो उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो डील करता है ये एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब रिसीट्स मतलब जो आता है, और एक्सपेंडिचर मतलब जो जाता है, जो खर्च होता है। तो सरकार के पास क्या आ रहा है और क्या सरकार के खजाने से यानी ट्रेजरी से या फिर गवर्नमेंट के जो फंड्स होते हैं वहाँ से क्या खर्च हो रहा है, उसके एक फाइनेंशियल ईयर में, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है 31 मार्च में। तो उसके पूरे लेखा जोखा के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ बातें जो है बजट में बताई गई है, और भी चीज़ें हैं जो कि हैं कि बजट जो है वो एस्टिमेट्स है रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स का। रेवेन्यू का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसा खर्च जो ना ही एसेट्स क्रिएट कर रहा है और ना ही किसी भी तरह का वो लोन क्रिएट कर रहा है, यानी कि ऐसा ऐसा रिसीट्स जो ना ही एसेट्स क्रिएट कर रहा है। थोड़ा कमर्शियल वर्ड से ये, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना। और कैपिटल रिसीट्स का मतलब होता है कि मान लो कैपिटल रिसीट्स, अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे कैपिटल रिसीट्स चाहिए, एग्जाम्पल के लिए मान लो आप, अगर मैंने कहा कैपिटल रिसीट्स चाहिए, तो इसका ये मतलब है कि मान लो आपने मुझे कागज़ पे लिख के दी 10,000 रुपये, ठीक है। तो अगर आप मुझे 10,000 रुपये ऐसे लिख के देते हैं और एक स्लिप पे, ठीक है, कागज़ पे मुझे लिख के दे दिया, तो अगर वो कोई मतलब कि मान लो वो है लोन, ठीक है, या फिर आपने कुछ मुझे एसेट दे दी, बोला कि 10,000 रुपये नहीं है, आप ये एसेट रख लो मेरा, तो वो क्या हो गया कि वो एक तरीके का, अगर मैं बिजनेस चला रही हूँ तो वो एसेट्स आ गया मेरे पास, ठीक है। और या फिर वो जो है वो लोन है, जो मुझे है कि लोन वापस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। रेवेन्यू का मतलब होता है जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। और कैपिटल का मतलब होता है कि जो लॉन्ग टर्म 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है। रेवेन्यू का मतलब डे टू डे से जो रिसीट्स, मतलब जो भी पैसा गवर्नमेंट को आ रही है नॉर्मल रूटीन से, ठीक है, तो उसे कहते हैं। कैपिटल रिसीट्स का मतलब कि जो एसेट से रिलेटेड हो गए हैं ना, एक बार जो चीज़ें खरीद ली तो वो लंबे टाइम के लिए जाता है। उसके बाद है दोस्तों वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू, ठीक है। एस्टिमेट्स मतलब क्या तरीका है रेवेन्यू को रेज करने के लिए, उसके मेथड्स क्या हैं। एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी कि जो गवर्नमेंट खर्च करती है, ठीक है, उसके एस्टिमेट्स के बारे में बजट बताता है कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्च करती है, उसमें भी गवर्नमेंट को डिटेलिंग बतानी पड़ती है। डिटेल्स ऑफ द एक्चुअल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर एंड द रीजन ऑफ एनी डेफिसिट और सरप्लस। तो दोस्तों, मतलब कि देखो, जो बजट होता है वो नेक्स्ट ईयर को भी देखता है, पिछले साल के भी एस्टिमेट्स को बताता है, और करंट का भी बताता है। तो मतलब तीनों डायमेंशन इसमें आ जाते हैं। तो क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर जो होता है, जो क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर हो रहा है, उसमें कितने कमी हो रहे हैं, कितने ज़्यादा पड़ रहे हैं, कितने डेफिसिट हुए, कितने सरप्लस हुए, उसके बारे में भी गवर्नमेंट जो होती है उसकी डिटेलिंग बताती है। और जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स, कि आपको जो है रिसीट्स यानी कि आपके पास जो आ रहा है, ठीक है, तो रेवेन्यू जो आ रहे हैं और जो कैपिटल रिसीट्स आ रहे हैं, और जो कैपिटल रिसीट्स खर्च हो रहे हैं, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जैसे कि मैं आपको बता दूं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दोस्तों आ जाएगा सैलरीज, रेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ठीक है, एक्सपेंडिचर में, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा, जहाँ पे गवर्नमेंट परचेज कर रही है कोई एसेट्स या फिर मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग्स, ऐसी चीज़ें जो होती है, ऐसी चीज़ें जिसमें
गवर्नमेंट बार बार उसमें पैसे नहीं लगाती है, वो एक बार अगर लगा देते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको कुछ समझ आया होगा दोस्तों। उसके बाद है कि इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग ईयर्स। ये सब जो नॉर्मल बातें हैं, इकोनॉमी है तो इकोनॉमिक से रिलेटेड जो होती है, फाइनेंशियल पॉलिसी उस सब के बारे में भी यहाँ पे गवर्नमेंट बताती है। तो यहाँ पे बजट इन पार्लियामेंट में जो है हमने देखा कि आर्टिकल 112 के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बजट कहीं नहीं लिखा गया है। और जो अदर एलिमेंट्स हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को डील करता है, एस्टिमेट्स को, तो वहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन बजट कंटेन्स द फॉलोइंग, यहाँ से लेके एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स, कैसे रेवेन्यू को रेज करना है, एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट्स क्या हैं। मतलब मोटा मोटी आपको दो चीज़ों पे फोकस करना है, एक रेवेन्यू पे और एक एक्सपेंडिचर पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ 2 बजट्स, रेलवे बजट एंड जनरल बजट। ये सबको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2 बजट होती है, एक रेलवे बजट होती है, एक जनरल बजट होती है। लेकिन अगस्त 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि रेलवे बजट को जनरल बजट के साथ ही मर्ज कर दिया जाए, और फिर मर्ज हो गया है। तो अभी जो है अलग अलग बजट प्रेजेंट नहीं की जाती। ऐसा नहीं है कि रेलवे का बजट अलग आता है और जनरल बजट अलग आती है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान देना। नेक्स्ट दोस्तों की बजट को लेके, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके और भी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो हमारे संविधान में और भी क्या चीज़ें लिखी गई है बजट के इनैक्टमेंट को लेके। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों इसमें ये है कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो मतलब कि सारी चीज़ों के लिए कॉज करते हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर में जो भी बजट प्रेजेंट की जाती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा उन्हीं के रिस्पेक्ट में की जाती है। ठीक है, कोई नो डिमांड फॉर ए ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई डिमांड जो ग्रांट का है, जब तक प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं होगा वो नहीं होगा। और कोई भी मनी बिल जो है, नो मनी बिल शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर द अप्रोप्रिएशन मेड बाय द लॉ। मतलब कि कोई भी किसी भी तरीके का जो मनी बिल है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ किया जाएगा, वो तब तक नहीं किया जब तक इस पर अप्रोप्रिएशंस मेड बाय लॉ, जब तक इस पर कानून नहीं बन जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कि कोई भी मनी बिल जो है वो इम्पोज करता है, अगर टैक्स अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, तो वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे किया जाता है। ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ठीक है, नो टैक्स शैल बी लेविड। कोई भी आप पे टैक्स नहीं लगाएगा या फिर आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा जब तक कि उस एक अथॉरिटी के द्वारा, यानी कि जो लीगल अथॉरिटी है, जब तक वो कानून बना के बताएंगे नहीं किस तरीके से टैक्स लेना है, वो टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, पार्लियामेंट जो है टैक्स कम कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट जो है वो टैक्स नहीं बढ़ा सकती है। एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे दोस्तों कोई भी मनी बिल होता है या फाइनेंशियल बिल होता है जो टैक्सेशन से डील करता है, वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं की जाती है, वो जो है केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो मान लो कोई मनी बिल तो वैसे भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं की जाती है, और फाइनेंशियल बिल भी। तो ये सारी चीज़ें अगर स्पेसिफिकली टैक्सेशन से डील करता है तो वो नहीं किया जाता है। ठीक है, और राज्यसभा का कोई पावर नहीं होता है। हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि राज्यसभा के पास आखिर क्या पावर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट चार्ज्ड एक्सपेंडिचर के बारे में। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर 2 तरह का होता है। बजट जो है 2 तरीके के एक्सपेंडिचर है। एक है चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक अपॉन है। एक है चार्ज्ड एक्सपेंडिचर मेड अप फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। अगर जिसमें जो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है, जिसमें चार्ज लगा हुआ है, वो नॉन वोटेबल होते हैं। मतलब कि वो पार्लियामेंट के द्वारा ऐसा नहीं है कि उस पर वोट दिया जाएगा, वो बस डिस्कस होती है उस पर। और जो मेड होता है, मतलब मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें क्या होती है, उसमें वोटिंग होती है। तो अब जो चार्ज वाला एक्सपेंडिचर क्या क्या आता है, तो दोस्तों इसमें आ जाएगा आपको इमोल्यूमेंट्स या अलाउंसेस जो प्रेसिडेंट को दी जाती है, जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट्स को, कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को, और मेंबर्स एंड चेयरपर्सन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, और जो भी मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के एंड ये सारे अथॉरिटीज़ के, वो सब यहीं से दी जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनकी सैलरी मान लो कि 2 लाख रुपए हो जाती है एग्जाम्पल के लिए, तो ऐसा नहीं है कि इस पर वोटिंग होगी, नहीं वोटिंग होगी, 2 लाख रुपए इनको देना है कि नहीं देना है। तो दोस्तों नेक्स्ट है कि स्टेजेस इन इनैक्टमेंट, मतलब क्या क्या स्टेजेस होते हैं। तो मोस्टली 6 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, मतलब बजट प्रेजेंट किया जाएगा। जनरल डिस्कशन, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज एंड वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, फिर पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल।
तो ये स्टेजेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये सिंक्रोनाइज है, जैसे कि ऐसा नहीं है कि जनरल डिस्कशन पहले हो जाएगा और बजट का प्रेजेंटेशन बाद में होगा, या फिर फाइनेंशियल बिल पहले प्रेजेंट किया जाएगा और अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो बाद में पास किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं कि स्टेजेस इन एनैक्टमेंट जो है, सबसे पहले उसकी डिटेलिंग देखते हैं कि वो क्या है। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। तो दोस्तों प्रेजेंटेशन ऑफ बजट में है कि जो बजट है वो प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, नॉर्मली हाउस में। एंड उसको मतलब दोनों सेम, जो रेलवे इंट्रोडक्शन का बजट है दोस्तों, वो अब तो जनरल बजट में आ गया है। तो दोस्तों सिंपल क्या होता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो जनरल बजट को प्रेजेंट करते हैं और उसमें वो स्पीच देते हैं, इसको हम बजट स्पीच कहते हैं, ठीक है। और लोकसभा में ये चीज़ें होती हैं। तो जो स्पीच के एंड में क्या होता है, लोकसभा के जो बजट है उसको लेट किया जाता है राज्यसभा के पास, कि मतलब डिस्कशन वहाँ भी होनी चाहिए, है ना, कि वो बस डिस्कशन के लिए होता है, कोई ऐसा पावर नहीं होता उनके पास वोटिंग करने का डिमांड्स व ग्रांट्स में। दूसरा होता है जनरल डिस्कशन। अब बजट है उस पर डिस्कशन तो होगी, तो जनरल डिस्कशन में क्या होता है कि लोकसभा डिस्कस कर सकते हैं बजट को पूरे तरीके से, और किसी भी तरीके का जो प्रिंसिपल है, जो कॉज है, वो अगर उसमें कोई क्वेश्चन है तो वो भी वो बताते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये है कि कोई कट मोशन मूव नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। और ना ही जो बजट होता है वो वोटिंग के लिए दी जाती है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं एक प्रोसेस बनाई गई है कि पहले बजट को प्रेजेंट करेंगे, फिर बजट को जनरल डिस्कशन करेंगे उस पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि जनरल डिस्कशन करके तुरंत वहीं पे वोटिंग करा देंगे, तो पहले जनरल डिस्कशन होती है। फ्यू डेज बिगिनस होता है, कुछ दिनों के लिए प्रेजेंटेशन के बाद, कुछ दिनों के बाद डिस्कशन होती है, ठीक है। और ये जो होता है दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में होता है, और 3 से 4 दिन तक जो होती है वो ये चलता है कि जनरल डिस्कशन 3 से 4 दिन होती है और दोनों हाउसेस में होता है, ये भी आप ध्यान देना। तीसरा है दोस्तों कि स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज़, मतलब स्क्रूटनी का मतलब उसमें देखना, उसको एग्जामिन करना, तहकीकात करना। डिपार्टमेंटल कमिटीज़ उसमें सारी चीज़ें देखती है अपने लेवल पे। तो दोस्तों क्या होता है कि जनरल डिस्कशन के बाद बजट जब ख़त्म हो जाता है तो हाउसेस को अडजर्न किया जाता है कि 3 to 4 वीक्स तक, ठीक है, अडजर्न रहता है। उसके बाद क्या होता है कि डिपार्टमेंटल कमिटीज़ जो होती हैं, स्टैंडिंग कमेटी, आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कमिटीज़ में मैं आपको बताऊंगी। तो 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ पार्लियामेंट को जो होती हैं वो एग्जामिन करती हैं, इसका देख रेख कर मतलब स्क्रूटनी करती हैं और फिर डिस्कस करती हैं इसके डिटेलिंग को, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स फॉर द कंसर्न मिनिस्टर से, और फिर उस पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। फिर ये रिपोर्ट जो होती है दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट को भेज दिया जाता है कि आप भी देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से प्रोसेस होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वोटिंग होती है। वोटिंग ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की डिमांड्स के लिए वोटिंग होती है। तो रिपोर्ट्स को देखने के बाद जो स्टैंडिंग कमेटी है, जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है, उनके रिपोर्ट को देखने के बाद फिर क्या होता है कि जो लोकसभा है वो क्या करते हैं कि वोटिंग फॉर डिमांड्स वोट के लिए जाते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे मिनिस्ट्री वाइज जो डिमांड्स प्रेजेंट किए जाते हैं, मिनिस्ट्री वाइज मतलब इस मिनिस्ट्री में इतने डिमांड, इस मिनिस्ट्री में इतने डिमांड होते हैं। उसके बाद जो डिमांड ग्रांट बनता है उस वोट देने के बाद, वोटिंग होने के बाद। तो यहाँ पे दोस्तों 2 पॉइंट्स नोट करने वाला है। एक तो ये है कि जो वोटिंग ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है वो लोकसभा का प्रिविलेज है, मतलब लोकसभा में ही होती है, राज्यसभा के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है, ठीक है। दूसरा ये है कि वोटिंग जो होती है वो कन्फाइंड होती है वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट के, ठीक है, बजट का वो वोटेबल पार्ट वाला। जैसे कि एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो नॉट सबमिटेड टू वोट। हमने अभी देखा ना कि जो चार्ज लगा रहता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वो वोटिंग के लिए नहीं जाती है, बजट का वो भी पार्ट है लेकिन वो वोटिंग के लिए नहीं जाती। तो बजट का वही पार्ट वोटिंग के लिए जाएगा जो वोटेबल है। अब पहले से संविधान में लिखा गया है कि ये पार्ट वोटेबल ही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली उस पर तो वोटिंग होगी ही नहीं। हाँ, जो एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उस पर वोटिंग होती है, ठीक है। तो ये हुआ आपका, पहले हुआ कि प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, फिर हुआ जनरल डिस्कशन, फिर हुआ स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज, फिर वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, फिर अप्रोप्रिएशन बिल, फिर की फाइनेंस बिल होगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा अप्रोप्रिएशन बिल पास करना। तो दोस्तों अप्रोप्रिएशन बिल पास करने का ये मतलब होता है कि जितने भी खर्च रिलेटेड होते हैं, ठीक है, मतलब कि कोई भी पैसा जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकलेगा जब तक उस पर अप्रोप्रिएशन के द्वारा कानून नहीं बनाई जाती है,
ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि मतलब जो खर्च से रिलेटेड जो खर्च करना है गवर्नमेंट को, तो जो एक्सपेंडिचर करना है, जो एक्सपेंडिचर चार्ज है, तो उसके लिए क्या होता है, अप्रोप्रिएशन बिल पास की जाती है। ठीक है। उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, अप्रोप्रिएशन एक्ट बनता है, प्रेसिडेंट उस पर जो अपनी सहमति देते हैं। आपको पता है कोई भी बिल को एक्ट बनाने के लिए, कोई भी बिल को एक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रेसिडेंट का एसेंट लेना पड़ता है, उसको लीगलाइज करना पड़ता है। ठीक है। तो उस तरीके से पहले हम एक्ट बनाते हैं, फिर वहाँ से ऑथोराइज़ करते हैं कि हाँ यहाँ से पैसा निकाला जा सकता है खर्च करने के लिए। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि एक होता है फिर फाइनेंस बिल पास करवाते हैं, फिर उसको एक्ट बनाते हैं। तो दोस्तों जो फाइनेंस बिल होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है कि फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है वो टैक्सेशन से रिलेटेड होता है कि अब जो है गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलेगा। ठीक है। तो वो टैक्सेस, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, आखिर खर्च करेगी, कहीं से लेती है तब तो खर्च करती है। तो पहले अप्रोप्रिएशन में क्या होता है, पहले इस पर एक्सपेंडिचर रिलेटेड एक्ट बनता है, फिर फाइनेंस बिल में क्या होता है कि टैक्सेशन रिलेटेड होता है कि पैसा कहाँ से लेना है, सोर्स ऑफ मनी क्या होना चाहिए। ठीक है। तो ये इनैक्ट किया जाता है दोस्तों। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंड्स। 3 तरीके का फंड्स होता है। ठीक है। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और ये संविधान में लिखा हुआ है कि ऐसा है 3 तरीके का फंड होगा। एक होगा कंसोलिडेटेड फंड, एक होगा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, एक होगा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है ये, ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि कंसोलिडेट करना मतलब इकट्ठा करना, यानी गवर्नमेंट को जहाँ जहाँ से पैसा मिलता है, फिर गवर्नमेंट जहाँ पेमेंट करती है, ठीक है, उसके जितने रेवेन्यूज़ आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है, और जितने लोन्स गवर्नमेंट देती है या फिर जितने मनी रिसीव्ड होते हैं, रीपेमेंट करना होता है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आती है। और जब यहाँ से पैसा निकालना होता है, यहाँ से जो भी चीज़ खर्च होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी इशूड होते हैं, ड्रॉन होते हैं, तो वो पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा होता है। ठीक है। दूसरा है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में दोस्तों जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं आएगा वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आएगा। तो इसमें रेमिटेंसेज आते हैं, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स आते हैं, पीएफ आता है, प्रोविडेंट फंड आता है। तो इसमें अलग क्या है, तो इसमें पब्लिक रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है। जो गवर्नमेंट है, पब्लिक से रिलेटेड जो सारी चीज़ें, मतलब पब्लिक को देना है, पब्लिक से लेना है, जो भी चीज़ें करना होता है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन समझ रहे हैं आप, उसके नेचर में है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे वो सारा चीज़ आता है। इसमें कोई पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन नहीं होता। ऐसा नहीं हो कि पार्लियामेंट अब कानून बनाएगी, पार्लियामेंट पास करेगी, क्योंकि तो लोगों का डिपॉजिट से सारा, तो उनको तो एक टाइम के बाद देना ही है। तो उसमें गवर्नमेंट का काफ़ी रोल होता है, इसमें एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है। तीसरा है दोस्तों कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जो कंटिजेंसी फंड, कंटिजेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ फिक्स नहीं होता। ठीक है। तो अचानक से कोई चीज़ हो गई तो उसके लिए भी तो फंड होना चाहिए ना। तो इसके लिए क्या होता है, अलग से पैसा रखा जाता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में, और कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑथराइज़ किया पार्लियामेंट को कि वो इस तरीके का फंड बनाए। ठीक है। टाइम टू टाइम ऐसा फ़ंड बनाना चाहिए। तो पार्लियामेंट ने फ़ंड बनाया है ऐसा। ठीक है। और ये फ़ंड जो होता है प्रेसिडेंट के डिस्पोजल में प्लेस किया जाता है, और वो जो है इससे पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है। कोई अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर हो जाती है, मतलब हमें नहीं पता, ऐसा कुछ खर्च हो जाता है जो हमें करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि मान लो कोरोना का टाइम ही था, तो वहाँ पे भी कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से फ़ंड निकाला जा सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। और ये फ़ंड को रखता कौन है, तो फाइनेंस सेक्रेटरी रखती है प्रेसिडेंट के बिहाफ में। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट तो इतने रिनाउंड पोजीशन होती है ना, तो वो तो है नहीं अपने पास ही पैसा रख लेंगे, उनकी सेक्रेटरी रखेंगे। तो फाइनेंस सेक्रेटरी जो रखते हैं वो प्रेसिडेंट के बिहाफ में रखते हैं। ठीक है। और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की तरह ही ये भी जो है गवर्नमेंट ही, यानी एग्जीक्यूटिव एक्शन पे ही रहता है। तो दोस्तों ये तीनों फंड्स थे, पैसा थे जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होते, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट। दोस्तों जिस तरीके से पार्लियामेंट का जो मल्टी फंक्शनल रोल है कि पार्लियामेंट किस तरीके से काम करती है, तो लेजिस्लेटिव, अब लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाने वाला रोल क्या है। तो हमने देखा था कि यूनियन लिस्ट होता है, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट होता है। तो प्राइमरी फंक्शन पार्लियामेंट का तो होता ही ये कानून बनाना है ना, गवर्नेंस देखना कंट्री के लिए, कंट्री की गवर्नेंस के लिए कानून बनाने का यही पावर है। लेकिन जो यूनियन लिस्ट में है उस पर ये बेसिकली कानून बनाते हैं। लेकिन रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, यानी कि जो यूनियन लिस्ट में भी नहीं है, जो कहीं पे नहीं है, मतलब कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कहीं पे जो बात नहीं लिखी गई है उसे हम रेसिड्यूरी लिस्ट कहते हैं, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स कहते हैं। तो उस पर किसका राइट है, उस पर भी पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाती है। कभी कभी स्टेट पे भी, स्टेट लिस्ट पे भी कानून बनाती है पार्लियामेंट। आपको पता होना चाहिए कब बनाती है, जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करता है, जब नेशनल इमरजेंसी होती है, जब स्टेट्स रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट से कि हाँ हमारे लिए कानून बना दो, या फिर कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होता है। ठीक है। तो इस तरीके से पार्लियामेंट जो है कानून बनाती है, इनका तो काम ही है कानून बना। एग्जीक्यूटिव काम क्या है पार्लियामेंट का, तो दोस्तों एग्जीक्यूटिव काम पार्लियामेंट का क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, पार्लियामेंट के, कहीं ना कहीं। ठीक है। अपने पॉलिसीज़ और एक्ट्स के लिए।
तो पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है कंट्रोल किसी भी तरीके को, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो, क्वेश्चन आवर के थ्रू, जीरो आवर के थ्रू सवाल पूछे जाते हैं ना, हम देखा था ना कि स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मोशंस पास करके सरकार से, मिनिस्टर से, गवर्नमेंट जो होती है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से मिनिस्टर्स जो होते हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, पार्लियामेंट के इन जनरल एंड लोकसभा इन पर्टिकुलर। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि किस तरीके से पार्लियामेंट जो होती है वो एग्जीक्यूटिव का भी फंक्शंस का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शंस, एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस। नेक्स्ट होता है दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस, ठीक है। आखिर पैसे से जो रिलेटेड है वो किस तरीके से पार्लियामेंट के पास पावर है। तो आपको पता है कि नो, कोई भी टैक्स जो है कलेक्ट या लगाया नहीं जाएगा, ना ही कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया जाएगा जब तक कि उसमें अथॉरिटी जो है उसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं हो जाती है, ठीक है। और बजट प्लेस किया जाता है कहाँ पे, बजट का मतलब पैसे से रिलेटेड है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, तो वो कहाँ प्लेस किया जाता है, पार्लियामेंट में प्लेस किया जाता है ना। तो ये क्या है, फाइनेंशियल पावर ही तो हुआ, ठीक है। इनैक्टमेंट ऑफ बजट पार्लियामेंट लीगलाइज करती है ना, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट की, तो कहाँ प्रेजेंट किया जाता है, पार्लियामेंट में किया जाता है। पार्लियामेंट स्क्रूटनाइज करती है गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, किस तरीके से पैसे का मतलब जो लोग जो लेखा जोखा होता है वो सारी चीज़ें पार्लियामेंट में होती है, तो पार्लियामेंट ही तो देख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल रोल है। उसके बाद है कि जुडिशियल रोल क्या है। तो जुडिशियल रोल में ये होता है कि जुडिशरी की तरह पार्लियामेंट के पास कैसे पावर है, तो वो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, जैसे कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, तो उस टाइम पे जो हटाया जाएगा प्रेसिडेंट को, कौन हटाएगा, पार्लियामेंट हटाएगी। वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकती है, वो रिकमेंड कर सकती है कि जजेस को हटाया जाए, लाइक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी वो रिकमेंड कर सकती है पार्लियामेंट कि इनको भी हटा देना चाहिए। तो इस तरीके से पनिशमेंट का जो काम होता है, और किसी को उसके पोजीशन से हटाने के लिए ऑन द सेवरल ग्राउंड्स, लाइक कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं ये इंसान, को हटाया जाए, तो पावर पनिशमेंट देना, ये सब क्या करना, जुडिशरी का काम होता है। तो पार्लियामेंट जब करती है तो उसे कहते हैं जुडिशियल पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। इलेक्टोरल पावर्स क्या है कि पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करती है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है पार्लियामेंट, तो वहाँ पे क्या हो गया, इलेक्टोरल पावर्स हो गए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्लियामेंट चैप्टर है पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू।